सो आज हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंडक्टर होता क्या है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क है। देखो, अगर कोई मटेरियल में अगर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, अगर वो फ्री मूव कर सकते हैं तो क्या हो गया, वो कंडक्टर कहलाएगा। और अगर फ्री मूव अगर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉन कंडक्टर, या उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और वो क्या प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला बात कंडक्टर के बारे में क्या है कि conductor has large number of free electrons and and that free electrons and charge can flow and move easily, चार्ज आसानी से वहां पर मूव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर मान लो कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम अगर रखोगे तो वैसे सिचुएशन में इनसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप कंडक्टर को अगर आप प्लेस करोगे, ठीक है, जब कंडक्टर को अगर यहाँ पर प्लेस करेंगे, है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, कंडक्टर को यहाँ पे रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगेगा वो फील्ड के अलोंग लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो चार्जेज है वो जाकर के कहीं ना कहीं सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ ये जो पोर्शन है वो कंडक्टर का है। तो कंडक्टर में चार्ज मूव करके कहां तक पहुंचेगा, इस एंड तक, इसके आगे वो पहुंच नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर वो एक्यूमुलेट होगा, और उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे। तो जब ये इकट्ठा हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, एक देखो यहाँ पर अगर मान लिया जाए, अगर ये एरिया में कुछ यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज, तो इनके वजह से एक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, और वो फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो अब क्या ऐसा सिचुएशन है कि जो बचा हुआ चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है ना, उस पे दो फोर्स लग रहे हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का एक्सटर्नल, और दूसरा इंड्यूस्ड फील्ड। तो क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड अगर अभी भी ज्यादा है तो नेट फील्ड क्या होगा, आगे की तरफ होगा। तो इसका मतलब नेट फील्ड अगर आगे की तरफ है तो चार्जेस और एक्यूमुलेट करेंगे, तो चार्जेस इधर और एक्यूमुलेट करते जाएंगे, इधर भी चार्जेस और एक्यूमुलेशन और बढ़ता चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इंड्यूस्ड फील्ड वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर और चार्जेस का एक्यूमुलेशन ना इधर हो पाएगा ना इधर हो पाएगा। तो फाइनली यही चीज होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में इनसाइड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसीलिए अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर प्लेस करेंगे तो उसमें इनसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड on a conductor, the free electrons experience a force in reverse direction and start accumulated to produce an induced field, है ना। induced field का generation होता है, and the accumulation continue the until induced electric field becomes equal to the external electric field and the net field inside conductor becomes zero। ठीक है, तो इनसाइड की कहानी हम लोग को समझ में आ गया। अब आउटसाइड की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो देखो, आप लोग पहले से पढ़े होंगे एक चीज कि E इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। जिस भी पोजीशन पे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स क्या, डीवी बाई डी आर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। वी क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल है। तो अगर कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा किसी भी चीज के टर्म में, चाहे आर के टर्म में, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट। तो इनसाइड वाले हर एक पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो फिर वोल्टेज का वैल्यू होगा कितना, तो वोल्टेज का वैल्यू जो सरफेस पे होगा वही वोल्टेज इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। अब आगे देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अगर देखा जाए कि मतलब ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। अब यहाँ पर फील्ड जो है वो किधर की तरफ होगा। ठीक है, माना जाता है कि फील्ड जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा।
थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ठीक ठीक है। फील्ड मान लेते हैं कोई एंगल बना रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, है ना। अब जो टेंजेंट के अलोंग जो होगा फील्ड, उसके वजह से जो सरफेस पे चार्ज जो लाई कर रहे होंगे उस पे भी फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगने की वजह से वो चार्ज पार्टिकल सरफेस के अलोंग मूव करेगा। तो जब सरफेस के अलोंग मूव करेगा देन देयर विल बी सरफेस करंट, ऑल चार्ज पार्टिकल विल बी मूविंग लाइक दिस वे, है ना। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जो नॉर्मल कंडक्टर को जो भी आप चार्ज देते हो तो वो सारे के सारे चार्जेस अंदर ना होकर के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और कोई सरफेस करंट प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला। तो उसके वजह से हम लोग समझते हैं ये चीज कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर फील्ड लाइन जैसे अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर आप कोई कंडक्टर को रखते हो, ठीक है, तो इधर तो ऐसे ही यूनिफॉर्म रहेगा, इधर भी ऐसे ही यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन जो कंडक्टर वाला जोन है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब सरफेस पे जब आ रहा होगा ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फील्ड लाइन, तो यहाँ पर परपेंडिकुलरली एंटर भी करेगा और परपेंडिकुलरली ये बाहर निकलेगा भी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज कहना है यहाँ पर कि फील्ड लाइंस टर्मिनेट और इमर्ज एट एन एंगल 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना। तो सरफेस ऑफ कंडक्टर से फील्ड लाइन एंटर और इमर्ज दोनों 90 डिग्री पे करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इफ देयर इज अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर and external field is applied, then E inside the conductor including cavity becomes zero। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जैसे अगर मान लो कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर कैविटी अगर जनरेट कर दी और इसको अगर एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप रखोगे, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो कैविटी में भी E का वैल्यू जीरो हो जाएगा और कंडक्टर वाले पोर्शन में भी क्या हो जाएगा, फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे सिचुएशन में क्या करेंगे कि कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसमें भी अगर मान लो चार्ज आप रख दोगे, तो क्या कोई फर्क दिखेगा? कौन से पोर्शन में? ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है आपका पोर्शन, कंडक्टर वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है क्या है, कंडक्टर वाला पोर्शन है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर का पूरा लैटिस है, ठीक है ना, उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके सरफेस पे ऐसे एक्यूमुलेट होंगे। नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में, जितना पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही नेगेटिव। अब उतना ही जितना नेगेटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है उतना ही चार्ज जो है ना बाहर में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा सरफेस पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक्यूमुलेट होगा। तो इसका नतीजा ये देखने को मिलेगा कि कैविटी के अंदर ई इनसाइड कैविटी जो होगा वो होगा नॉन जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मतलब कोई भी एक पॉइंट जो कंडक्टर के बीच में लाई करता है वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। ये चीज है। if there is a cavity inside a conductor, external field is applied, अगर बाहर से भी external field apply करते भी हो, then E inside the conductor including cavity becomes zero, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में वो जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। and if there is a charge inside the cavity, E will exist inside cavity, cavity के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, but there will be no electric field, there will be no electric field in the material of conductor, it is cancelled by E induced, है ना। यहाँ पर जैसे देखो ये जो एरिया है वो कैविटी है, ठीक है, और इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस पॉइंट की बात अगर हम करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है बाहर में जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ तो उसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इस वजह से यहाँ पर ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए? तो ये ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। अब अगर कोई एक्सेस चार्ज अगर आप सप्लाई करते हो कंडक्टर को, तो एक्सेस चार्ज ऑन ए कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस, उसके आउटर सरफेस जो भी चार्ज दोगे वो सब सारे के सारे आउटर सरफेस पे लाई करेगा। अब इस चीज को कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर गॉस लॉ तुम लोग पढ़े होगे क्या, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम मान लिया जाए एक गॉसियन सरफेस इस तरीके का बनाते हो,
ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट कहीं पे भी हो फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो फील्ड क्योंकि यहाँ पर जीरो होगा, तो इधर साइड में क्या लिखोगे आप, जीरो, है ना, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्यू इन का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये कि अगर आप बाहर से कोई भी चार्ज यहाँ पर डाल रहे हो तो सारे के सारे क्या रहेंगे, सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे, अंदर लैटिस के अंदर नहीं जाएगा। समझ गए, तो ये पार्ट हो गया। अब E at any point close to the conducting surface is sigma upon epsilon naught। तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सब लोग समझना होगा इन चीजों को भी। तो देखो, टोटल चार्ज अगर मान लो Q है और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर A है, तो दोनों का रेशियो मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या होगा, सिग्मा होगा, है ना। ये चीजें हैं। नाउ तो देखो, इस चीज को भी अगर हम लोग को अगर प्रूव करने के लिए बोलेगा, वैसे तो प्रूव मेंस एग्जाम वगैरह में नहीं आता है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेने में बहुत बुराई नहीं है। देखो क्या है कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना है, ठीक है, छोटे से एरिया में। अब यहाँ पर एकदम क्या है, कंडक्टर के जस्ट बगल, किसी भी जस्ट आगे किसी भी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, गॉसियन सरफेस बनाए। अब इस गॉसियन सरफेस में क्या है ना कि एकदम छोटा सा बनाएंगे गॉसियन सरफेस, सो दैट कि उस गॉसियन सरफेस में जैसे, ठीक है ना, ये इस तरीके का सिचुएशन हो, लाइन लाइक मतलब एक जस्ट एक प्लेन सरफेस हो, है ना, उतना छोटा सा गॉसियन सरफेस, इसलिए यहाँ पर डीएस लिया हुआ है, ठीक है। तो अब उस गॉसियन सरफेस में क्या होगा, आप ऐसे लगाओगे गॉस लॉ, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। तो इस छोटे से सरफेस में कितना चार्ज, तो सिग्मा इंटू डीएस, ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इधर ई डी एस हो गया, तो ई इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ds कैंसिल आउट होने के बाद e का वैल्यू जो हो गया आपका कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब दूसरा चीज जो है, सिग्मा की बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो होता है Q डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है, और एरिया अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं सिग्मा जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे अगर कोई कर्व पार्ट है तो कर्व पार्ट जो होगा वो कहीं ना किसी सर्कल का एक पार्ट रहा होगा, ठीक है। उस सर्कल का सेंटर से उसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर हम बात करें एक शेप है, ठीक है ना, तो इस छोटे से पोर्शन की बात करें तो ये जो पोर्शन है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस होगा। बट अगर इधर वाले पार्ट की बात करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, कुछ ये बड़े वाले सर्कल का पार्ट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। समझ गए। तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पर सिग्मा का वैल्यू कम होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर रेडियस का वैल्यू जो है, आर ए का वैल्यू क्या है, आर ए का वैल्यू और आर बी पॉइंट का वैल्यू में कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इधर का, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे सिग्मा एट ए इज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिग्मा एट बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, सिग्मा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर भी जो फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फील्ड होगा E at point A विल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा E at point B। तो अगर इसी वजह से अगर मान लो कोनिकल शेप का रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। E के वैल्यू ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हो सकता है बाहर में जो मीडियम है, एयर है, ठीक है, तो बाहर के मीडियम में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दे कि एयर भी जो है ना उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है। एयर भी एक टाइम के बाद ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी एक कंडक्टिंग मीडियम, वैसे एयर क्या होता है, कंडक्टिंग मीडियम होता नहीं है, लेकिन वो कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आप एप्लीकेशन आप लोग वेंडी ग्राफ जनरेटर अगर पढ़ोगे तो वहां पे वेंडी ग्राफ जनरेटर जो है वहां पर पढ़ोगे तो इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि सिग्मा इंटू आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब जहां पर रेडियस ज्यादा वहां पे सिग्मा कम, जहां पे सिग्मा ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ये चीजें हैं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है कंडक्टिंग मटेरियल का, ठीक है ना। अब अगर इसमें अगर मान लो आप क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हो, सप्लाई करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों प्लेट में, इस साइड प्लेट में और इस साइड प्लेट में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे,
उस चीज के बारे में देखना है। तो लेट सपोज कि इस साइड में x अमाउंट ऑफ चार्ज इधर गया और उसके अलावा जो चार्ज बचे q माइनस एक्स वो दूसरे साइड में गया, ठीक है। तो अब क्या है कि किसी p पॉइंट पे अगर इनसाइड कंडक्टर किसी पॉइंट p पे अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो x जो है उसके वजह से जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा और q माइनस एक्स के ड्यू टू जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर नेट फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो तभी होगा जब ये फील्ड और ये फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो आप सीखे थे। अब सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ चार्ज कितना x, तो x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दूसरी तरफ चार्ज कितना q माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q माइनस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। दोनों के वैल्यू को जब इक्वेट करोगे तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, x इज इक्वल टू q बाई q। मतलब कि जो भी चार्ज आप यहाँ पर दिए, आधा चार्ज इधर और आधा चार्ज इधर, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब, जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई नहीं है तब, है ना। लेकिन अगर बाहर से मान लो, अच्छा एक प्रॉपर्टी और आप लोग को सीखना होगा। जैसे देखो अगर यहाँ पर एक प्लेट ऊपर है, दूसरा प्लेट इधर है, इस तरह से प्लेट वाले क्वेश्चंस को डील करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कुछ कुछ ये है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या कर लेना, जीरो कर लेना, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि अगर मान लो यहाँ पर आप Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो, यहाँ पर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मान लो यहाँ पर अगर x अमाउंट ऑफ चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माइनस एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चीजें जरूरी है। तो इस चीज को अगर प्रूव करना होगा तो एक गॉसियन सरफेस आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये गॉसियन सरफेस कहीं ना कहीं यहाँ पर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे भी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस का एरिया जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर एंगल बनेगा क्या, 90 डिग्री। यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस का एरिया जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, फील्ड का डायरेक्शन, तो 90 डिग्री यहाँ पर भी बनता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू इन, अब ये वाला पूरा जो पार्ट है उसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। तो नेट चार्ज, तो अब देखो इस गॉसियन सरफेस में दो प्लेट है, एक यहाँ पर और दूसरा प्लेट यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर दोनों चार्ज, अगर यहाँ तक अगर चार्ज पॉजिटिव अमाउंट में अगर Q है तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव अमाउंट में Q, तभी जाकर के इन दोनों का सम जो होगा वो जीरो हो पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना होगा, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग, अब जैसे देखो अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक प्लेट है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेट इस तरीके का है, ठीक है, दूसरा प्लेट यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। अब अगर आप इस प्लेट को Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिए और इस प्लेट को Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके चार सरफेस, एक सरफेस इधर, दूसरा सरफेस इधर, तीसरा सरफेस इधर और चौथा सरफेस इधर, ठीक है। तो चारों सरफेस पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ठीक है ना, ज्यादा इसमें परेशान होने का जरूरत है ही नहीं। देखो करना क्या होता है, देखना मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चार्ज कितना दिए, Q1, दूसरे पर चार्ज कितना दिए, Q2, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर x अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप माइनस एक्स करोगे, तो इधर कितना हो जाएगा, Q1 माइनस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा आपका Q2, क्योंकि इसमें नेट चार्ज कितना होगा, Q2, तो इधर माइनस एक्स और दूसरे साइड में क्या होगा, Q2 प्लस एक्स, है ना। ये चीजें हो गई। अब देखो इसके बाद ये x का वैल्यू अगर निकल गया तो सारे पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वो निकल जाएगा। तो तुम लोग को एक काम करना है आप लोगों की, किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे फील्ड जीरो कर लो, चाहे वो यहाँ पर का हो चाहे वो यहाँ पर का हो। अगर हम लोग अगर मान लेते यहाँ पर अगर देखते तो एक सरफेस इसको मान लो, दूसरा सरफेस इसको मान लो, तीसरा सरफेस इसको मान लो, चौथा सरफेस इसको मान लो, ठीक है। तो अगर Q1 माइनस एक्स के ड्यू टू जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, यहाँ पर E1, और सेकेंड वाले सरफेस के ड्यू टू E2 इधर हो जाएगा, है ना। और इनमें देखा जाए तो माइनस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, तो माइनस चार्ज की वजह से तो ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, E3 इधर रख लेंगे, और
फिर दूसरे वाले सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा, ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ई फील्ड जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। ऑब्वियसली E1 प्लस E3 शुड बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू इनफैक्ट E2 प्लस E4। तो अब यहाँ पर E1 E2 के सबके ड्यू टू अगर फील्ड निकालो तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, Q1 माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, E3 का वैल्यू देखो, E3 में क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखो क्या है कि डायरेक्शन आप डिफाइन कर चुके हैं तो यहाँ पे माइनस देने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब दूसरी बात करेंगे, अगर E2 की बात करें तो यहाँ पर x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, प्लस फोर्थ में क्या हो जाएगा Q2 प्लस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा, क्या कि Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 प्लस एक्स। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे आप लोग कि यहां से क्या करना होगा आप लोगों को कि आगे क्या बढ़ाएंगे, बढ़ा करके कैसा एक्सप्रेशन आएगा, देखो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2x, तो x विल बी इक्वल टू कितना, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इतना अमाउंट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ सेकंड सरफेस पे जाएगा और नेगेटिव मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज उतना ही अमाउंट में थर्ड सरफेस पे जाएगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है, कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। चलो, अब अगर इसी तरीके से अगर 3 प्लेट अगर दे दिया जाए, ठीक है, 3 प्लेट अगर दे दिया जाए और इसमें एक प्लेट पे Q चार्ज, दूसरे प्लेट में 4Q चार्ज और तीसरे प्लेट में -4Q चार्ज अगर दिया रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में काम कैसे करोगे, है ना। तो देखो अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कहीं एक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम। इधर मान लेते हैं x अमाउंट ऑफ चार्ज, तो दूसरे साइड में Q माइनस एक्स, करेक्ट। तो Q माइनस एक्स चार्ज हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अगर यहाँ पर x आप दे रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो इधर माइनस एक्स हो गया, और अगर इधर माइनस एक्स है तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा 4k प्लस एक्स, है कि नहीं है। तो फिर उसी जितना इधर चार्ज है उसी का नेगेटिव अमाउंट में इधर हम लोग चार्ज कर लेंगे, और जितना इधर है इसमें फिर डील करते हुए नेट चार्ज, इधर का चार्ज और इधर का चार्ज का सम कितने के बराबर होना चाहिए, -q के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। जैसे देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में अगर करने की कोशिश करेंगे तो देखो मेनली क्या है ना कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे फील्ड को जीरो करना, ठीक है। तो वैसे देखो अगर यहाँ पे -x है, यहाँ पे 4q प्लस एक्स, इन दोनों के सम अगर करोगे तो मिलेगा कितना, 4q। इन दोनों को भी अगर चार्ज को अगर सम अप करोगे तो कितना मिलेगा, -q। तो क्यों ना हम इन दोनों को पूरे को कंबाइन करके एक फाइनल चार्ज अरेंजमेंट ऐसा देखें। तो फाइनल चार्ज अरेंजमेंट कितना होगा, 4q माइनस q कितना होगा, नेट 3q। तो इसीलिए यहाँ पर 3q चार्ज दिया गया। अब 3q नेट चार्ज, इन दोनों को कंबाइन में 3q नेट चार्ज, इधर x आप माने हो तो इसलिए इस साइड में हम लोग क्या मान रहे हैं, -x। तो फिर दूसरे साइड में क्या, 3q प्लस x। ठीक है, तो मतलब 3 प्लेट के सिचुएशन को आप सिंप्लीफाई कर लिए 2 प्लेट के सिचुएशन में। अब क्या है, इसके आगे आप आसानी से जो स्टेप ऊपर में किए थे वही स्टेप यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, देखो अच्छा देखो एक चीज और समझना, तुम लोग थोड़ा सा गौर करके देखना, ठीक है, जो कि हम पहले भी कर सकते थे ये काम। अगर देखा जाए तो यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है, तो इस x की वजह से फील्ड क्या होगा इधर, यहाँ पर क्या है -x, उसके वजह से फील्ड क्या होगा इधर। तो ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्यों हम इसको कंसीडर करें एक्सप्रेशन में, नहीं करने का, है ना। केवल केवल इधर जो q माइनस एक्स है उसके ड्यू टू जो फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, और 3q प्लस एक्स है उसके ड्यू टू किधर होगा, इधर। तो दोनों के ड्यू टू हम लोग इक्वेट कर लेते हैं 3q प्लस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, q माइनस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट हम लोग को पता है कि हर एक एक्सप्रेशन में क्या ए एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ ही रहा है, तो इसको कंसीडर ही ना करो, है ना। वैल्यू निकालने के, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको लाइक कंसीडर कर सकते हैं कि पहले ही कैंसिल आउट हो गया, और आगे आप टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर 3q प्लस एक्स इज इक्वल टू q माइनस एक्स कर लिया, है ना। तो अब इसके बाद 2x इधर जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, -2q, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -q। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो, अब ये तो हो गया कि अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे, एक प्लेट हो, 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, या 4 प्लेट हो, या कितने भी प्लेट हो, है ना। तो इसमें आप लोग क्या करो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करो कि और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, और हर सिचुएशन को डील करने की कोशिश करना, है ना। चलो अब थोड़ा सा वेरिएशन को बदलते हैं।
अब अब एक नए क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर क्या करते हैं। इस अरेंजमेंट में जो है चार्ज Q ऑलरेडी गिवन है इस कंडक्टिंग शीट को, ठीक है, यहाँ पर चार्ज Q ऑलरेडी दिया हुआ है एंड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो चार्ज आप दे रहे हो, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सप्लाई कर रहे हो। तो वैसे सिचुएशन में दोनों सरफेस पे क्या चार्ज एक्यूमुलेट होगा, फाइंड आउट द चार्ज अपीयरिंग ऑन इट्स टू सरफेसेस, है ना। तो देखो, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट को पकड़ के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बस केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है कि इनसाइड किसी पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर पी पॉइंट पे तीन 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 सोर्सेज के ड्यू टू फील्ड होगा। कौन कौन सोर्स, एक तो एक्स के ड्यू टू फील्ड होगा, दूसरा Q माइनस एक्स के ड्यू टू फील्ड होगा, और एक और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फील्ड होगा, है ना। तो देखो, अब अगर x की बात करा जाए तो P पॉइंट पे x के ड्यू टू फील्ड जो होगा वो आगे की तरफ होगा, है ना। Q माइनस एक्स के ड्यू टू जो फील्ड होगा वो क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, और एक्सटर्नल जो फील्ड है उसके ड्यू टू आगे की तरफ होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के वजह से जो फील्ड जनरेट हो रहा है उसको ये जो है इसके ड्यू टू जो फील्ड है वो कैंसिल आउट करेगा, तभी जाकर के P पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, x के ड्यू टू फील्ड प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू E ड्यू टू Q माइनस एक्स, है ना। तो सबके ड्यू टू यहाँ पर फील्ड आप लिखते चले जाओ एंड फाइनली आप x का वैल्यू डिटरमाइन कर लो। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक बार जैसे ही x का वैल्यू निकल गया, Q माइनस एक्स का वैल्यू भी निकाल लेंगे और फिर आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। अब देखो, थोड़ा सा और अगर वेरिएशन करना चाहे, जैसे पूछिए तुमसे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ए बी, ए क्या है, एक यहाँ का पॉइंट है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस करना बहुत आसान है हमारे लिए। कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो जिसपे हम फील्ड निकाल करके एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे तुम लोग सॉल्व कर लेना। जैसे अगर डी पॉइंट की बात करते हैं तो डी पॉइंट की वजह से यहाँ पे प्लस क्यू के ड्यू टू जो फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइनस टू क्यू चार्ज के ड्यू टू क्या होगा, फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर कितना माइनस टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। थ्री क्यू की वजह से कितना होगा आगे की तरफ, थ्री क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, तो ई नेट बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस थ्री क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑलरेडी डायरेक्शन पीछे की तरफ किए हुए हैं, तो मैग्नीट्यूड में माइनस यूज करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर नेट कितना आ जाएगा, टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा E एट पॉइंट डी। एंड सिमिलर मैनर में आप C पॉइंट, B पॉइंट और A पॉइंट निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। केवल डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेगेटिव के ड्यू टू जो फील्ड होगा वो अंदर और पॉजिटिव के ड्यू टू फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। बस इतना का ध्यान रखेंगे, काम हो जाएगा हमारा, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा ना शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो फील्ड निकालेंगे उस सर्कुलर पोर्शन की वजह से निकालने की बात करेंगे। जैसे एक स्फीयर है यहाँ पर, उसका रेडियस क्या दिया हुआ है, r, हैज यूनिफॉर्म वॉल्यूम एंड डेंसिटी रो, ठीक है। स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस b whose center lies at vector a is removed from the sphere। देखो सिचुएशन ऐसा है कि एक यहाँ पर ना एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर इस तरीके का, ठीक है, एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर के किसी एक पोर्शन में यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप का पोर्शन कट करके निकाला जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसका खुद का रेडियस कितना दिया हुआ है, आर है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो रिमूव करने के बाद फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फेरिकल कैविटी, एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फेरिकल कैविटी। तो लेट्स से यहाँ पर ये जो है उस कैविटी का सेंटर माना गया, है ना, और ये बाहर में क्या है आपका, ये कैविटी है, सॉरी ये स्फीयर है, और ये जो है क्या आपका कैविटी है, ठीक है। तो देखो हम लोग काम कैसे करेंगे, यहाँ पर P पॉइंट पे आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये इमेजिन करेंगे सबसे पहले कि ये जो है ना, मतलब ये पूरा क्या था, सॉलिड स्फीयर था, उसमें एक पार्ट कट करके हटाया गया। तो इसको इमेजिन करेंगे, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फीयर, वन कंप्लीट स्फीयर जिसका सेंटर O पॉइंट पे है,
ठीक है ना, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है r, तो r पॉइंट पे हम लोग को फील्ड निकालना है और उसके ड्यू टू जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब ये छोटा सा स्फीयर जो कटा था, कट करके निकला था, उसको भी एक और स्फीयर मानेंगे। ठीक है, और उसमें जो चार्ज लेंगे वो कितना लेंगे, जो इसमें चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, अगर मान लो इसमें इस पोर्शन में जितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो मान लो Q होगा। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे कि माइनस Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें है। ठीक है, और उसके ड्यू टू P पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे और वो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में। अब E1 का वैल्यू निकालो पूरे के ड्यू टू और E2 का वैल्यू निकालो। यहाँ पे वैसे हटाया गया है तो क्या किए, यहाँ पर सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग E2 का वैल्यू निकालेंगे और फिर जाकर के यहाँ पर E2 का वैल्यू निकाले और E2 का वैल्यू निकाले, ये कंसीडर करके कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसमें। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वैसे है पूरा में क्या, केवल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, कैविटी है। लेकिन हम लोग इसको इसके इक्विवेलेंट कंसेप्ट को यहाँ पर, इक्विवेलेंट फिगर को यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो उसके ड्यू टू जो फील्ड हो जाएगा तुम्हारा इतना होगा रो सिग्मा। देखो अब यही चीज है कि किसी इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग देखो पीछे के एग्जाम मतलब पीछे के टॉपिक में ये एक्सप्रेशन आया होगा आपका, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, है ना। चलो, तो अब आगे हम लोग देखते हैं, ये अब लोग मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट इंटीरियर पॉइंट इतना फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कर लिया गया। आर क्या हो गया, इस पॉइंट से डिस्टेंस, करेक्ट। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को एस माना गया है ना, तो रो एस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर माइनस एस कैप। ये दिखाने की कोशिश किया है कि जिस डायरेक्शन में ये एस वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिचुएशन डील हो गया। अब यहाँ पर फाइनली रिजल्टेंट निकालने की बारी आई। तो रिजल्टेंट निकालने की बारी आई तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आर वेक्टर है, यहाँ पर 3 वेक्टर देखने को मिला, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर तुम्हारा ए देखने को मिला, एक आर वेक्टर देखने को मिला और एक दूसरा एस वेक्टर देखने को मिला, है ना। इन तीनों को पहले यहाँ पर दिखाते हैं। एक वेक्टर है आपका क्या, आर। ठीक है, एक वेक्टर क्या है आपका, यहाँ पर आर हो गया, दूसरा वेक्टर जो है वो क्या है, ए है, और तीसरा वेक्टर जो है वो एस है। ठीक है, एस है, यहाँ से ऐसे था। ठीक है, तो माइनस एस जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस एस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब सबके एरो का ध्यान रखना। अब तुम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल लॉ का वेक्टर ऑफ एडिशन की बात करेंगे तो देखो आर वेक्टर था तुम्हारा ऐसा, है ना, और वेक्टर ए जो है वो तुम्हारा इधर है। ठीक है, और ये जो एस वेक्टर जो है वो इधर है। ठीक है, एस वेक्टर इधर है। तो अगर देखा जाए ट्रायंगल लॉ में तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। ठीक है, तो उसी तरीके से एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर माइनस वेक्टर ए, आर माइनस वेक्टर ए। तो देखो अब ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 का वैल्यू तुम आर के फॉर्म में देखिए। अब देखो एक्चुअल में बात ऐसा है कि ये जो डिस्टेंस एस है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी पॉइंट एक रैंडम पॉइंट है, राइट। कोई एक रैंडम पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसलिए ये डिस्टेंस एस जो है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जो आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है वो एस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग एस का वैल्यू यहाँ पर आर माइनस में निकाला। ठीक है, और उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। तो फिर फाइनली सॉल्व करने के बाद आया आपका एक्सप्रेशन रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, चलो ये बात होगी। अच्छा देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ क्या रहा है कि फाइंड ई आउटसाइड द कैविटी एट पॉइंट इनसाइड लार्ज स्फीयर बट आउटसाइड द कैविटी, और दूसरा क्या है एट पॉइंट आउटसाइड लार्ज स्फीयर। तो देखो चलो बाकी के किस सिचुएशन में देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि जैसे देखो यहाँ पर इस हॉलो जो क्रिया हुआ था, कैविटी क्रिएट किया हुआ वो यहाँ पर है, लेकिन किसी रैंडम पॉइंट, इस पॉइंट पे फील्ड निकालने की बात कर रहा है। तो क्या करोगे आप कि यहाँ पर सिचुएशन है ये कि इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या, एक कंप्लीट स्फीयर और उसमें दूसरा कैविटी। ठीक है, तो एक काम करेंगे, पहले इस कंप्लीट स्फीयर के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, फिर जाकर के इस कैविटी वाले पोर्शन के ड्यू टू भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, और यहाँ पे माने कितना चार्ज है, माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। अच्छा यहाँ पर सुनो, ये जो रो है वो क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी की बात अगर करेंगे तो जितना डेंसिटी इसमें होगा उतना ही डेंसिटी इसमें भी होगा,
है ना, जितना डेंसिटी इतना इधर होगा उतना ही डेंसिटी इधर होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्योंकि कैविटी है तो कैविटी को रिप्लेस कर ले यहाँ से माइनस रो से, ठीक है। तो इसी तरीके से E2 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रो Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है, रो इंटू 4/3 पाई बी क्यूब, तो वो तो ठीक है, वो चीज तो निकाला जाएगा बाद में। हाँ, अब यहाँ पर फिर से इस पॉइंट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर ऐसे आपको दिया हुआ S, ठीक है। और फिर से आपको S वेक्टर बराबर क्या करना होगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, है ना, जो पहले आप करते आ रहे हो। तो यहाँ पर फिर फाइनली जो है एक्सप्रेशन में क्या है ना कि Q का वैल्यू भी हम रो इंटू 4/3 पाई बी क्यूब ये डाल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये चीज तो आप लोग पहले से देखते आ रहे हो, तो वो चीज दोनों के ड्यू टू यहाँ पर सिंपली ऐड कर देंगे, है ना। इसमें यहाँ पर ये जो माइनस साइन ऐड हुआ है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैविटी है ना। चलो ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, अगर मान लिया जाए ये पार्ट है ऐसा और किसी एक आउटर पॉइंट पे अगर निकालने की बात करा जाए तो क्या करोगे आप, सिंपली इसको कंसीडर ऐसे करो कि एक बड़ा सा स्फीयर है, उसके ड्यू टू इस पॉइंट पे तो r डिस्टेंस पे होगा ये, ठीक है। और फिर दूसरा कंसीडर करो कि इसका जो छोटा सा पार्ट था उसके ड्यू टू वो कितने दूरी पे है, तो इसको r2 मान लो। अब बाहर वाले एक्सटीरियर पॉइंट पे तो ये तो क्या एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर kq बाई आर स्क्वायर आता ही है, यहाँ पर r1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर kq अपॉन r2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख लो और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, बस इतना ही तो करना रहता है हम लोग को, है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर पता हो, डायरेक्शन पता हो, तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल लोगे आप। क्लियर है चीजें। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये सब जितना कुछ अभी हम पढ़े वो किस चीज में पढ़े, कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पूरे चीज को समराइज करना हो तो पहला टॉपिक क्या पढ़े कि इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है, पहला चीज ये पढ़े। दूसरा चीज क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी रहेगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, चार्ज इनसाइड में कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लूज क्या हो जाएगा, जीरो होगा। फिर आगे के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। अगर एक प्लेट है, इसमें अगर क्यू चार्ज है तो इसमें जो चार्ज इधर मतलब हाफ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और हाफ चार्ज ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर क्या पढ़े हम लोग कि इस तरीके से अगर सिचुएशन है ना, अगर यहाँ पर मान लो Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो, यहाँ पर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो, तो अगर यहाँ पर x अमाउंट ऑफ चार्ज अगर होगा तो दूसरे सरफेस पे सेम अमाउंट मैग्नीट्यूड में होगा और डायरेक्शन चार्ज का नेचर अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें पढ़े यहाँ पर। और भी हम लोग क्या पढ़े कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर इस तरह के कंडक्टिंग सरफेस की बात करें तो इन साइड में क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पहले भी आप निकाल चुके हैं क्यू आई आर स्क्वायर, और बाहर के पॉइंट पे तो पूरा जो स्फीयर होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से जो बेसिक चीजें थे कंडक्टर के कॉन्सेप्ट में वो सारा कुछ डिस्कस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है ना। यहाँ पे आप पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन है पोटेंशियल से रिलेटेड, है ना। तो पोटेंशियल से अच्छा एक चीज और तुम लोग को बता दो कि इनसाइड जो था कंडक्टर में फील्ड तो जीरो होता है ना, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस पोटेंशियल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल का वैल्यू, है ना। तो यहाँ तक हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि करना क्या होगा। अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है और इसमें क्या है कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलरेडी है, और यहाँ पर एक और प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। A point charge plus Q is placed at a distance r from a metal sphere of radius r and charge capital Q, ठीक है। तो इसके पास ऑलरेडी चार्ज कैपिटल Q है ना, और यहाँ पर उसके नजदीक में एक प्लस Q चार्ज और अगर आता है तो आपको निकालना है पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, है ना। या फिर और भी जितने भी इंफॉर्मेशन है इसके
इंड्यूस्ड चार्ज कितने होंगे, क्या होगा एग्जैक्टली, तो उस सारी चीजों को हम अभी कवर करेंगे। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर फेनोमेना हो क्या रहा होगा, देखना यहाँ पर इसके पास जो चार्ज है वो क्या है, कैपिटल क्यू, और यहाँ पर क्या है चार्ज, स्मॉल क्यू, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, आर। अब इस क्यू चार्ज के आने के, अच्छा ये जो प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ वो हम लोग मान लेते हैं ऐसे यहाँ पर सरफेस पे यूनिफॉर्मली इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये जो अच्छा देखो यहाँ पर और आगे समझना इस बात को कि आगे क्या होगा। देखो यहाँ पर जो चार्ज Q है उसके वजह से इस कंडक्टर में इंडक्शन होगा, कंडक्टर में इंडक्शन होने की वजह से क्या होगा कि इधर के हाफ पोर्शन में नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट होगा, किसके ड्यू टू, इस प्लस Q के ड्यू टू, है ना। और जितना इधर माइनस Q चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतना ही इधर प्लस Q चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट सिनेरियो ये होने वाला है ना। नाउ अब अगर आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, तो V ड्यू टू दिस Q एंड V ड्यू टू दिस Q, ठीक है। दोनों के ड्यू टू आप V निकाल लोगे सबसे पहले और उसके बाद V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, है ना। तो देखो एज, अब एक चीज और समझना कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, जितना अमाउंट में ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा उतना ही अमाउंट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। तो इसके ड्यू टू जो पोटेंशियल डेवलप होगा और इसके ड्यू टू जो पोटेंशियल डेवलप होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड क्योंकि ये जो पोटेंशियल होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो मैटर करेगा नहीं, तो मैग्नीट्यूड क्योंकि बराबर, तो फिर जाकर के उन दोनों का ये नेट वोल्टेज क्या होगा इंड्यूस चार्ज के ड्यू टू जीरो हो जाएगा। सो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड एट द सरफेस, सो एंड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ, सो इसीलिए V इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। अब देखो, अब क्योंकि सरफेस पे कैपिटल Q चार्ज एक्यूमुलेटेड चार्ज दिया हुआ था, तो उसके ड्यू टू KQ/R, है ना। और ये जो स्मॉल q है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल r से दिखा रहे हैं, ये कैपिटल R है, यहाँ पर स्मॉल r है, तो उसके ड्यू टू जो वोल्टेज जनरेट होगा वो KQ/R। तो नेट वोल्टेज क्या होगा, तो K कैपिटल Q बाय कैपिटल R प्लस K स्मॉल Q बाय स्मॉल r, और यहाँ पे प्लस जीरो, तो ये आ जाएगा आपका नेट वोल्टेज, है ना। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, पोटेंशियल एट एनी रैंडम पॉइंट P, ठीक है। एक्चुअल में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें चार्ज कितना इंड्यूस्ड हुआ था, लाइक मानते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ, इधर भी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस हुआ, लेकिन वो इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ कितना, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे अगर मान यहाँ पर ऐसे हो गया सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बाहर में जो चार्ज है, ऑलरेडी जो चार्ज है वो क्या है, Q है, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल q है, ठीक है। तो पॉइंट P पे क्या सिचुएशन है, एक किसी रैंडम पॉइंट P पे क्या सिचुएशन हो रहा होगा वो देखते हैं। तो देखो क्योंकि ये पॉइंट P जो है ऑलरेडी इस कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो पोटेंशियल पॉइंट O पे होगा वही पोटेंशियल पॉइंट P पे भी होगा, ठीक है। तो पॉइंट P इज इनसाइड अ मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर के अंदर है, सो व्हिच इज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो Vp इज इक्वल टू Vo, सो Vp इज, अच्छा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P क्या होगा, तो वहां पर देखो सबसे पहले ड्यू टू खुद के स्फीयर की वजह से, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा KQ/R, क्योंकि कांस्टेंट होता है हर एक पॉइंट पे, है ना। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस अगर x हो गया तो KQ/x हो गया, ठीक है, एंड प्लस V इंड्यूस्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर P पॉइंट एक रैंडम पॉइंट है, अब देखो जितना चार्ज इधर एक्यूमुलेट हुआ था प्लस अमाउंट में और इधर नेगेटिव अमाउंट में, ठीक है, चलो ये मान लिया, लेकिन क्या ये सब सारे चार्ज के अरेंजमेंट यहाँ पर P पॉइंट सिमेट्रिकली है क्या, नहीं है सिमेट्रिकली, तो फिर V इंड्यूस्ड का नेट अमाउंट जो होगा यहाँ पर जीरो नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, V इंड्यूस्ड इन दिस केस कैनॉट बी जीरो, इंड्यूस्ड वोल्टेज यहाँ पर जीरो नहीं होगा, एज all induced charges are not symmetrically distributed from point P, है ना। सो इसीलिए VO का वैल्यू आप पहले निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद
वीओ का वैल्यू यहाँ पे है, वीपी का वैल्यू यहाँ पर है, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का वोल्टेज बराबर है ना। जैसे दोनों क्यों इक्वल इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कंडक्टर के इनसाइड वाले पॉइंट है, तो इक्वी पोटेंशियल है ना। जैसे जब तुम दोनों को इक्वेट करोगे तो के क्यू बाई आर, के क्यू प्लस एक्स, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से इंड्यूस्ड वोल्टेज पी पॉइंट पे आ जाएगा। समझ गए? तो ये चीजें हैं नाउ। तो इनसाइड, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनसाइड एक इक्वेशन ये है कि इनसाइड ए कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, ठीक है, a point charge q is placed at a distance x from the center as shown, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर एट, यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि इनसाइड अ कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है, और एक पॉइंट चार्ज q जो है वो x डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है सेंटर से एज शोन। तो देखो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि कंडक्टर ये है, कंडक्टर क्या है, ये हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है। अंदर में क्या है, ये जो पोर्शन है उसमें क्या है, कैविटी है ना। अब चार्ज जो है कैविटी के सेंटर पे नहीं रखा गया, एक रैंडम पॉइंट पे रखा गया, ठीक है, यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट पे रखा गया। तो उस रैंडम पॉइंट पे रखे होने की वजह से क्या सिचुएशन जनरेट होगा, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि वोल्टेज आपको निकालना है कहां पर, सी पॉइंट पे निकालना है, कहां पे निकालना है, सी पॉइंट पे निकालना है। और उसके बाद पूछा E and V at a distance R from the center outside the cell। चलो देखते हैं इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट जिसका इस्तेमाल होगा वो देखना है क्या है। देखो एक चीज तो काफी फिक्स्ड है, और वो ये है कि कंडक्टर के इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि चार्ज क्यू है, तो सेम मैग्नीट्यूड में चार्ज जो होंगे वो यहाँ पर अरेंज होंगे। समझ गए? यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड में चार्ज जो होंगे वो अरेंज होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू माइनस क्यू चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो बाहर के सरफेस पे क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो ऐसा एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा कि इनसाइड, जैसे यहाँ पर ये कैविटी था, है ना, तो ये जो यहाँ पर E का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर E का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पे Q है और यहाँ पे माइनस Q है, किसी बाहर के पॉइंट के लिए केवल जो इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वही रोल प्ले करेगा फील्ड के लिए, क्योंकि इन दोनों के ड्यू टू यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के ड्यू टू जो फील्ड हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि सारा चीज जो है वो यहाँ पर नेट इफेक्ट यहाँ पर क्या दिखा रहा होगा, जीरो दिखा रहा होगा। चलो अब पॉइंट सी पे, मतलब सी पॉइंट पे तुमसे वोल्टेज पूछ रहा है, तो देखो सी पॉइंट पे वोल्टेज कैसे निकालोगे। यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, और सी पॉइंट यहाँ पर है और पी पॉइंट यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस कितना एक्स है, यहाँ पर चार्ज कितना क्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो जो चार्ज ओरिजिनली रखा हुआ उसके ड्यू टू वोल्टेज ये हो गया, ठीक है। फिर इसके इनर सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज अरेंज हुआ है उसके ड्यू टू हो गया तुम्हारा कितना, इतना R1 रेडियस है, इनर रेडियस कितना है, R1 दिया हुआ है ना, तो उसके ड्यू टू फील्ड देगा के क्यू बाई R1, है ना। और बाहर वाले सरफेस के ड्यू टू जो फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन R2, ठीक है। तो ये चीजें हो गया नेट वोल्टेज एट पॉइंट सी। अब आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और वोल्टेज कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अर्थिंग से रिलेटेड। यहाँ पर बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना, वो मतलब कई जगह पे दो कॉन्सेप्ट को एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गौर से सुनना और यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि मेन चीज जो है वो हम लोग को टारगेट कहाँ पे करने का जरूरत है, वो चीज है, ठीक है। मतलब टारगेट कहाँ पर करना है उसका ध्यान रखें। देखो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग मींस कनेक्टिंग अ कंडक्टर विद अर्थ, अर्थ से कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाता है। अर्थ विच इज एन इनफाइनाइट सोर्सेस एंड रिसोर्स
एंड सिंक ऑफ चार्ज, ठीक है। वो अर्थ क्या हो गया, इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑफ अर्थ डज नॉट चेंज। अर्थ में चाहे जितना भी चार्ज निकाल लो उससे या जितना चार्ज उससे उसको दे दो, उसका पोटेंशियल नहीं बदलता है, और उसको उसके पोटेंशियल को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरो, है ना। सो आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स आल्सो जीरो, ठीक है। तो अर्थिंग करने की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल जो होगा, जिस कंडक्टर को अर्थ से अगर कनेक्ट करोगे, वो पोटेंशियल, उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। देखो अर्थिंग को इस सिंबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है ना। चलो अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट होगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, लेकिन इसके पास में एक चार्ज स्मॉल क्यू जो है वो अगर रख देते हो, ठीक है, तो और इसको कंडक्टर को मतलब अर्थिंग कर देते, मतलब अर्थ से अगर कनेक्ट कर देते, तो इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा अर्थ की तरफ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो यहाँ पर अप्रोच कैसे करना है, देखो क्योंकि आप इसको अर्थ से कनेक्ट किए, तो इसमें इसका इस कंडक्टर का वोल्टेज कितना होना चाहिए, जीरो। तो वोल्टेज एट पॉइंट ओ शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। वोल्टेज एट पॉइंट ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो जो अर्थ से जो चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यूई, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ के ड्यू टू आप मतलब कुछ चार्ज हो सकता है, ये या तो अर्थ से लिया होगा या तो अर्थ से दिया होगा, जो भी है उसके ड्यू टू वोल्टेज कितना हम लोग मानते हैं, चार्ज कितना मानते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो Q के ड्यू टू पोटेंशियल यहाँ पर जो होगा वो तो निकालना होगा, फिर जाकर के ये जो चार्ज अर्थ से या तो लिए या तो दिए, उसके ड्यू टू जो पोटेंशियल होगा वो दोनों निकालेंगे, ठीक है। इसके ड्यू टू भी पोटेंशियल निकालेंगे और इसके ड्यू टू भी पोटेंशियल निकालेंगे, नेट पोटेंशियल को तुमको जीरो करना है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जिस चीज को, जिस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया जा रहा है उसमें क्या करेंगे, उसका नेट पोटेंशियल निकालना, ठीक है, और उसको जीरो से इक्वेट कर देना, नेट पोटेंशियल निकाल करके जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v at o ड्यू टू दिस चार्ज कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स, और आफ्टर अर्थिंग वही पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्यू चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई एक्स, और ये जो अर्थ वाला जो चार्ज हो गया उसके ड्यू टू के क्यू ई अपॉन आर, नेट इसका क्या होगा, जीरो के बराबर। तो नेट जीरो के बराबर इसलिए होगा क्योंकि अब ये तो हो गया क्या, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था, है ना, तो इसके ड्यू तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्यूई चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ क्या है, नेगेटिव चार्ज हुआ है ना। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये कि ये चार्ज, देखो कहीं भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कब, जब चार्ज वो देता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कराता है, तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट किया है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से, यहाँ से, इस क्यू से उसको तो लेना देना है नहीं, कांटेक्ट तो बना नहीं, वो अर्थ से इतना चार्ज जो है वो इस सरफेस पे आया। क्यों आया, क्योंकि इस पॉइंट के पोटेंशियल को उसको जीरो करना था, समझ गए। तो इसीलिए उतना अमाउंट ऑफ चार्ज इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, और वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट होगा, दैट इज देखो यहाँ पर माइनस साइन के साथ r अपॉन x इंटू कैपिटल Q। तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, r पे, इसका जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा चार्ज वो अर्थ से लेगा, है ना। दूसरा चीज कि यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा चार्ज वो लेगा, और x यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन जितना कम होगा उतना ही ज्यादा चार्ज अर्थ से निकलेगा, ठीक है। सो ये जो QE है क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ to nullify the potential which was already there due to the presence of this Q charge earlier, है ना, ये चीज है, ठीक है। इतना चार्ज आया just to make voltage at potential at that point zero, ठीक है। now अब थोड़ा थोड़ा और सिचुएशन को वेरी करके देखते हैं कि क्या होता है ना। इन द विलो अरेंजमेंट इफ इनर सेल is given has charge q naught and the outer cell of earth is earth then determine, देखो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि एक सेल अंदर है, ठीक है,
यहाँ पर 1 से, हाँ तो देखेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर अंदर वाले जो सॉलिड, सॉरी यहाँ पर क्या है, हॉलो स्फीयर है, इसका चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू नॉट दिया हुआ है, और उसका रेडियस कितना r1, और जो बाहर का जो शेल है उसमें उसका रेडियस कितना r2 है ना। अब बाहर वाले सरफेस को क्या किया गया, अर्थिंग से मतलब अर्थ से कनेक्ट किया गया। तो फिर ऐसे सिचुएशन में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पर Q नॉट जो अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो जस्ट ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस Q नॉट, और बाहर में जो चार्ज अर्थ के ड्यू टू जो लिया हुआ उसको हम लोग क्या मानते हैं, Q1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं। P जो है वो लाई करेगा बाहर वाले आउटर सरफेस के किसी एक रैंडम पॉइंट P को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो उस P पॉइंट पे वोल्टेज का वैल्यू क्या होना चाहिए, Vp इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है ना। तो अब ड्यू टू अर्थिंग Vp का पहले वैल्यू निकालो, जिस चीज का को अर्थ से कनेक्ट किया जाएगा उस मतलब जहां जिस सरफेस को अर्थ से कनेक्ट किया जाएगा उस सरफेस पे आपको वोल्टेज निकालना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। उस वहां पर पोटेंशियल निकालना है और उसको 0 से इक्वेट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन ये Q नॉट चार्ज के ड्यू टू K Q नॉट बाई R2, क्योंकि ये चीज आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मान लो यहाँ पर Q चार्ज है, इसका रेडियस क्या है, R है, तो इंटीरियर पॉइंट अगर X पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज अगर V1 इज इक्वल टू मान क्या हो जाएगा, K Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। ये 2 पॉइंट है तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा, K Q अपॉन R हो जाता है। लेकिन अगर कोई थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये X डिस्टेंस पे है, ठीक है, और एक्सटीरियर पॉइंट है तो वहां पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना। ये चीज तो कहीं ना कहीं ये इनसाइड वाले जो कंडक्टर है उसके आउटर पॉइंट पे ये पी पॉइंट लाई कर रहा है, समझ गए। तो वहां पर वीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर टू, क्योंकि यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आर टू, तो के क्यू नॉट बाई आर टू माइनस, अब यहाँ पर Q नॉट चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ है उसके ड्यू टू यहाँ पर पोटेंशियल माइनस के Q नॉट बाई R2, और जो बाहर का चार्ज जो Q1 है उसके ड्यू टू पोटेंशियल, ये इतना आ गया। अब इस सब का सम जो है वो 0 से बराबर करेंगे, तो यहाँ पर फाइनली Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो Q1 का वैल्यू 0 आने का मतलब ये हुआ कि अगर अब बाहर के सरफेस को इस तरीके से अगर अर्थ से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर अंदर जो है Q नॉट चार्ज देते हैं, ठीक है, तो बाहर वाले स्फीयर पे क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और इतना ही, ठीक है। और किसी भी पॉइंट, अच्छा देखो, जब बाहर के सरफेस पे माइनस Q नॉट एक्यूमुलेट होगा, तो अब अगर किसी इंटीरियर पॉइंट, बाहर को तो वोल्टेज आप कनेक्ट कर चुके हैं, अर्थ से कनेक्ट कर चुके हैं, तो वहां का तो वोल्टेज 0 होएगा ही, लेकिन इंटीरियर किसी यहाँ पर वाले पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो दो चीजों की वजह से होगा, एक तो इनर सरफेस पे जितना चार्ज है और दूसरा आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है। तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना, Q नॉट माइनस Q नॉट, इनफैक्ट अंदर वाले पे कितना है, प्लस Q नॉट, तो VQ इज इक्वल टू क्या होगा, के Q नॉट अपॉन R1, और फिर दूसरे के ड्यू टू क्या होगा, माइनस के Q नॉट अपॉन R2, तो नेट वोल्टेज जो होगा इनर मोस्ट पॉइंट पे इतना हो जाएगा, है ना, ये चीज है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखेंगे इस क्वेश्चन में एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या था कि ये Q नॉट चार्ज इंटीरियर में दिया हुआ था और बाहर के सरफेस को अर्थिंग किया गया, तो फिर इसके वजह से चार्ज ऑन आउटर सेल कितना एक्यूमुलेट होगा और वोल्टेज ऑन इनर सेल कितना जनरेट होगा। ये दो क्वेश्चन है आपके पास। तो क्योंकि यहाँ पर Q नॉट चार्ज है तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस Q नॉट। अब ये ऐसा काम मैं क्यों कर रहा हूँ, तो ये आप लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे कि अगर एक सरफेस पे प्लस Q चार्ज होता है तो दूसरे सरफेस पे माइनस Q चार्ज होता है ना, तो यहाँ पर इसीलिए Q नॉट लिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस Q नॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे माइनस Q नॉट चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है इंटीरियर सरफेस पे, तो ऑब्वियसली कुछ चार्ज तो मान के चलते हैं कि अर्थ से आया होगा और आउटर सरफेस पे Q1 चार्ज रहा होगा, ठीक है। इतना होने के बाद, ठीक है, अब क्या करेंगे कि आप लोग
कोई एक जनरल पॉइंट P ले लोगे और फिर जाकर के वहां पर पोटेंशियल निकालोगे। तो वो पोटेंशियल आप मतलब किसी P पॉइंट पे तीनों चीजों के ड्यू टू Q0 के ड्यू टू -Q0 और Q1 तीनों के ड्यू टू पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है ना। और फिर जाकर के उसको 0 से इक्वेट करो तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू आया है 0, इसका मतलब क्या है कि आउटर सरफेस पे कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, केवल जो आउटर सेल है उसके इनर सरफेस पे, आउटर सेल के इनर सरफेस पे -Q0 चार्ज रहेगा, है ना। तो फिर जाकर के हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट Q पे कितना होगा, ठीक है। तो V at Q इज इक्वल टू KQ0 अपॉन R1, मतलब ये Q0 चार्ज की वजह से और बाहरी वाले चार्ज के लिए तो KQ0 अपॉन R2, तो यहाँ पर नेट वोल्टेज इतना आ जाएगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। हाँ, तो यहाँ पर द आउटर शेल हैज चार्ज Q बट द इनर शेल हैज नो चार्ज, ठीक है। नाउ द इनर शेल इज ग्राउंडेड, है ना। फाइंड चार्ज ऑन इनर शेल एंड फाइंड वोल्टेज। अभी क्या किए थे कि बाहर वाले, देखो बाहर अंदर वाले पॉइंट, अंदर वाले स्फीयर को क्या किए, चार्ज दिया और बाहर को ग्राउंड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग कि देखो आउटर सेल को चार्ज दे रहे हैं Q और इनर सेल को क्या कर रहे हैं, नो चार्ज है, और इनर सेल को हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं, अर्थिंग से कनेक्ट करें। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन इनर सेल, तो इनर सेल पे चार्ज कितना एक्यूमुलेट हो गया, और फाइंड वोल्टेज एट आउटर सरफेस, ठीक है। फाइंड वोल्टेज एट आउटर सरफेस मतलब जो ऊपर का क्वेश्चन था उसी का जस्ट यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया। ऊपर में पहले क्यू चार्ज दिए थे, यहाँ पे नहीं, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या, इंटीरियर में चार्ज दिए थे और बाहर को अर्थ किए। यहाँ पर क्या हुआ, इंटीरियर को अर्थ कर दिया और बाहर को चार्ज दे दिया। तो फिर देखते हैं ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, है ना। तो देखो अगर आप यहाँ पर मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिए, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं यहाँ पर Q डैश अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। तो अगर यहाँ पर Q डैश अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हुआ है तो हम लोग जानते हैं ना ये चीज की, अगर यहाँ पर माइनस प्लस चार्ज होगा तो दूसरे सरफेस पे क्या माइनस चार्ज, तो यहाँ पे प्लस Q डैश हो गया तो यहाँ पे माइनस Q डैश इनर सरफेस पे, क्योंकि अगर माइनस Q डैश अगर इनर सरफेस पे एक्यूमुलेट हुआ तो इसका बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो Q प्लस Q डैश, है ना। अब आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग P पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट P जो है वो इनर सरफेस पे, इनर वाले स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहा होगा, है ना। उस पॉइंट पे पोटेंशियल आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा KQ डैश बाई A, और फिर जाकर के इनर सरफेस के ड्यू टू KQ डैश ऑन B, और फिर बाहर वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस के ड्यू टू इतना पोटेंशियल, 1, 2 और 3, तीनों चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल आप निकाले हो और उसको 0 से इक्वेट किए हो। तो जब 0 से इक्वेट करेंगे एंड देन फाइनली आपका Q डैश का वैल्यू यहां से आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q इंटू माइनस A अपॉन B, माइनस A अपॉन B, तो माइनस अंदर का रेडियस डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर इतना बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो Q डैश है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो बाहर से जो चार्ज लाए हो कैपिटल Q उस पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं इस बात को। अब देखो इस पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट P पे, ये जो P पॉइंट है बड़े वाले स्फीयर के किसी अंदर पॉइंट, किसी एक ऐसे पॉइंट पे लाई कर रहा है जहां पर मतलब कि स्फीयर के अंदर में पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बाहर के सरफेस की ड्यूटी यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, है ना। तो बाहर के सरफेस की ड्यूटी यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो कहीं ना कहीं अंदर में ये जो स्फीयर है, ये जो हॉलो स्फीयर है उसके उसमें इतना चार्ज अरेंज हो जाए कि यहाँ पर पोटेंशियल को जीरो कर दे, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल को जीरो करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट होना पड़ेगा, तो इसीलिए Q डैश इज इक्वल टू माइनस A बाई B इंटू Q, है ना। चलो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फाइंड द चार्ज ऑन इनर सेल। अब तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड वोल्टेज एट आउटर सरफेस। तो देखो जब सारे सरफेस पे चार्ज फाइनल हो ही गए तो क्या हम किसी जनरल पॉइंट R पॉइंट पे हम वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पर क्या करोगे कि देखो यहाँ पर इंटीरियर रेडियस कितना था तुम्हारा B दिया हुआ था, बाहर का रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर A दिया हुआ है। अब यहाँ पर बाहर का तुम्हारा दिया हुआ B
और इनर का क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कितना था, क्यू डैश, यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू डैश, और बाहर में कितना होगा, क्यू क्यू डैश, ठीक है। तो देखो इंटीरियर वाले के ड्यू टू, इंटीरियर वाले के ड्यू टू यहाँ पे आर पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बी, तो के क्यू डैश अपॉन बी, क्लियर। उसके बाद ये माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा तुम्हारा के माइनस क्यू डैश अपॉन बी, और बाहर वाले सरफेस के ड्यू टू के क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके फाइनल रिजल्ट में केवल आप क्यू डैश का वैल्यू, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो और उसमें क्यू डैश का वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, ये जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक तो अर्थिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग अर्थिंग कर रहे हैं, और साथ साथ एक कनेक्टिंग वायर से इसको शॉर्ट सर्किटिंग करना होता है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब बाहर वाले सरफेस और इनर वाले सरफेस को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में चीजें कैसे बदल रहा होगा उसके बारे में अभी सीखेंगे हम लोग, है ना। तो देखो अभी क्या हुआ, इनिशियल में यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दिया गया, बी सरफेस को 2q चार्ज दिया गया, और ए सरफेस को क्या चार्ज दिया गया, 3q चार्ज दिया गया, ठीक है। तो द एबव फिगर शोज 3 थिन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ए एंड सी आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ए और सी को क्या हो गया, वायर से कनेक्ट कर दिए, सच दैट इट डज नॉट टच बी, और ये बी को टच नहीं कर रहा होगा, ये बात ध्यान रखना है। एंड सेल बी इज अर्थ, determine final charge QA QB and QC, ठीक है। तो फाइनली जब ऐसा शुरुआत में ये चार्ज आप लोग दिए हो, Q इतना इतना चार्ज दिए हो, ठीक है, जब ये कनेक्टिंग वायर से आप आगे और मतलब सबसे बाहर वाले और इनर वाले को कनेक्ट करोगे और अर्थिंग करोगे, तो फिर फाइनली यहाँ पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितना कितना चार्ज तीनों पे एक्यूमुलेट होगा, इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो देखो इसमें भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जहां अर्थिंग कर रहे हो वहां का वोल्टेज क्या करना होगा, जीरो करना पड़ेगा, तो वहां का पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, पहला चीज। और जब अर्थिंग मतलब यहाँ पर कनेक्टिंग वायर से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पर सबसे पहला काम करोगे, सबसे पहला काम करोगे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है ये कि देखो अंदर में माइनस क्यू चार्ज है, बाहर में प्लस 3q चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना होगा, तो 3q माइनस क्यू दैट इज 2q। तो 2q चार्ज होगा, वो क्या हो जाएगा, 2q चार्ज होगा वो फिर से रीअरेंज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जब कनेक्टिंग वायर कनेक्ट किए हो तो क्या होगा, अंदर का नेगेटिव चार्ज बाहर के पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर चार्ज का कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगा सबसे पहले। तो चार्ज एक्सचेंज करने के बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हुए बाहर और अंदर पे नेट चार्ज कितना डेवलप होगा वो आप लोगों को समझ में आ गया, दैट इज 2q, ठीक है। और फिर जा करके क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज और आप लोग को सोचना पड़ेगा, और वो ये है कि जब आप कनेक्टिंग वायर से किसी को कनेक्ट करते हो तो चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक चार्ज, करंट को क्या हम लोग देखते हैं, करंट मतलब चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर बात कर रहा है, तो फाइनली मतलब ये कि चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ सी को इक्वेट करेंगे, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगेगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, क्योंकि ये सेकंड वाला जो बीच वाला जो सरफेस उसको अर्थ से कनेक्ट की हो तो उसका वोल्टेज निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो ये तीन कॉन्सेप्ट लगाओगे आपका काम हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं करना क्या है यहाँ पर। अभी क्या करोगे कि फाइनली हम लोग लेट अस सपोज कि बाहर में चार्ज जो एक्यूमुलेट चार्ज जनरेट हुआ उसको क्या मानेंगे, QA, यहाँ पर QB और यहाँ पर QC, QA QB और QC, यहाँ इतना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। तो अब फिर फाइनल जो वोल्टेज हो गया, तो यहाँ पर देखो QA प्लस QC इज इक्वल टू नेट इनिशियल चार्ज, तो 3Q माइनस Q दैट इज 2Q। पहला चीज हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर ली। दूसरा चीज कि बी सरफेस, बी क्या है आपका, तो ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो यहाँ का वोल्टेज निकाल करके हम लोग क्या करना है, जीरो से इक्वेट करना है।
तो वहां का वोल्टेज सबसे पहले निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके देखो, ये रेडियस कितना है, बाहर में कौन है, ए, बी और सी, आर, 2r और 3r। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस कितना है, 3r। इंटीरियर में रेडियस कितना है, तो 2r, और ये रेडियस कितना दिया हुआ है, r, 3r। अब यहाँ पर जो बाहर में हो QA, QB और अंदर में जो है QC। तो बी पॉइंट का वोल्टेज अगर निकालना है तो देखो इंटीरियर के वजह से कितना होगा, तो सी के वजह से जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यूसी के क्यूसी प्लस के क्यूसी डिवाइडेड बाई 2r। तो के क्यूसी डिवाइडेड बाई 2r हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी वाले स्फेयर के ड्यू टू कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो पूरा सी स्फेयर जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। क्यूबी, तो ये क्या है, सरफेस पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसके ड्यू टू क्या हो जाएगा, के क्यूबी बाई 2r। और जो बाहर वाला सरफेस है, मतलब ये 3r वाला जो स्फेयर है, उसके लिए ये एक इंटीरियर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज वही होगा जो आउटर सरफेस पे होगा। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पर, के क्यू ए अपॉन 3r। ठीक है, ये पूरा वोल्टेज आप निकालो, इसको जीरो से इक्वेट करो। ठीक है, और फिर जाकर के यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो एक इक्वेशन यहाँ पर भी आएगा, सेकंड इक्वेशन यहाँ पर भी आएगा। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एट ऑफ ए एंड सी विल बी इक्वल, तो अब हम लोग क्या करेंगे, VA और VC भी निकालेंगे, है ना, और VA और VC को इक्वेट करेंगे और फिर फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो VA और VC एक बार निकालना आप लोग को सिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर लेना सारा आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो VA और VC कैसे निकालेंगे, देखना, ये है तुम्हारा बाहर वाला और ये है अंदर और एक और अंदर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस 3r, यहाँ पर रेडियस 2r, और यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, r। ठीक है, यहाँ पर QA, QB और QC। अब हम लोग को A पॉइंट का अगर वोल्टेज निकालना है, VA का वैल्यू अगर निकालना है, तो सबसे पहले K, ठीक है, पहले वाले सरफेस के लिए, तो सरफेस पे ये तो QA अपॉन 3r। ठीक है, बी वाले स्फेयर के ड्यू टू, तो वहां पे क्या हो जाएगा, के क्यू बी। तो बी वाले स्फेयर के लिए ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, आउटर पॉइंट है, तो यहाँ पर आउटर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 3r। ठीक है, और सी के लिए भी वो क्या है, सी वाले स्फेयर के लिए भी ये जो पी पॉइंट है वो आउटर एक्सटीरियर पॉइंट है, तो के क्यू सी अपॉन 3r। ये हो जाएगा आपका वोल्टेज एट ए। ठीक है, और वोल्टेज एट सी की अगर हम बात करें, तो वोल्टेज एट सी की बात करेंगे तो सबसे पहले सी के ड्यू टू वोल्टेज निकालो। तो सी के स्फेयर के ड्यू टू वहां पर क्या हो जाएगा, के क्यू सी डिवाइडेड बाई आर, के क्यू सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक, अब बी स्फेयर के लिए जो यहाँ पर पॉइंट होगा, अगर मान लो इस पॉइंट को क्यू पी नहीं मान के आर मान लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आर पॉइंट बी स्फेयर के लिए इंटीरियर पॉइंट होगा, तो वहां पर के क्यू बी अपॉन 2r हो जाएगा, एंड सिमिलरली के क्यू ए अपॉन 3r हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से भी एक इक्वेशन आएगा। तो देखो हम लोग को निकालना क्या था, QA, QB एंड QC। तो तीन वैल्यू निकालना, 3 इक्वेशन आ गया आपके पास, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यही है आपका पूरा कंडक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर इस पे कमांड रहेगा, आप कोई भी वेरिएशन के क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है।